बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम AFNS के जो पास्ट पेपर है यानी कि जो फिजिक्स के MCQs कुछ सालों से रिपीट हो रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगर आपने AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो 3 जुलाई से हमारा एक पेड सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक ये तीनों के तीनों एक तो लाइव क्लासेस होंगी आपकी गूगल मीट पर, और क्लासेस के बाद उसके PDF के नोट्स, और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट भी डेली बेस पर आपके तकरीबन 18 से 19 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे और ये बिल्कुल वैसे होंगे जैसा कि आपका AFNS के अंदर टेस्ट होगा। इसके अलावा हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने उसको ज्वाइन करना है AFNS की प्रिपरेशन के लिए, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है और वो मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। और इसके अलावा जी आपको एक तो नोट्स, मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा जिसके अंदर एक डिस्कशन रूम है, आप कैंडिडेट्स आपस में डिस्कस कर सकती हैं। और एक हमारी गारंटी है कि 90+% जो है ना वो आपके मार्क्स आएंगे अगर आप ये सेशन ज्वाइन करती हैं। इंटेलिजेंस के अंदर हम एकेडमिक भी आपको लाइव क्लासेस भी पढ़ाएंगे और उसके नोट्स भी देंगे। इस सेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर तक कोई एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करनी और इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड जो है ना वो ना तो बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ जो PDF नोट्स हैं पास्ट पेपर से कलेक्टेड वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे सोल्ड फॉर्म में है। और इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा ना फ़ी ना मटेरियल ना कहीं और से सर्च आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द AFNS। आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट DC इंटू AC। अब ये यहाँ पर आपके पास एक इन्वर्टर टाइप जो है ना वो यहाँ पर इसको पावर इन्वर्टर या अकेला इन्वर्टर भी कहते हैं। आपने आजकल सोलर पैनल्स जो है ना वो घरों में यूज़ हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बड़े पैनल्स वगैरह जिसमें फ्रीज़र वगैरह या पंप वगैरह अगर या AC वगैरह ऑन करना हो तो जो प्लेटें वगैरह लगवाते हैं हम, प्लेट्स वगैरह सोलर पैनल्स, उनके साथ एक इन्वर्टर भी लगाते हैं। अब इन्वर्टर का काम क्या होता है कि हमें जो सनलाइट, जो रोशनी है, सनलाइट जो करंट प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन हमारे जो घर में अप्लाइंसेस हैं, जो जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह, वो यूज़ करती हैं AC अल्टरनेटिंग करंट। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को यूज़ करते हैं। इन्वर्टर डायरेक्ट करंट सोलर पैनल से लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, AC के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। हमारे पास कुछ और भी मज़ीद जो है ना वो चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको एक और निशानी बता देता हूँ। जो डायरेक्ट करंट होता है जिसको DC कहते हैं, वो आप हैंड के अगर हाथ में वो वायर वगैरह जो है ना वो नेक्ड वायर अगर पकड़ लें तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये निशानी होती है DC की। AC की ये होती है कि जैसे हमारे घर में अगर आपके खुदा न खासा कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगती है, शॉक लगता है, तो वो AC होता है, इसके साथ जो है ना वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है, अदरवाइज़ DC के साथ नहीं लगता। ठीक है, हमारे अप्लायंसेस वगैरह AC पे है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कि डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। अब दोनों ऑपोजिट है। जो AC है इसको अगर DC के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि वो करंट जो हमें लगता है, शॉक्ड करंट जो है, वो अगर हम डायरेक्ट करंट के अंदर जो कि हमारे यहाँ हमें मतलब सोलर पैनल वगैरह देते हैं, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर ये क्या करता है, ये हमारे पास AC को जो है ना वो DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत कम यूज़ होता है बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह के अंदर या कहीं पर अगर यूज़ करना हो तो रेक्टिफायर का यूज़ काफ़ी कम है। अगर आप अभी रेफ्रिजरेटर DC का यूज़ कर रही हैं तो उसके अंदर फिर ये रेक्टिफायर यूज़ होगा। अभी रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, फ्रीज़र जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी अभी जो है ना वो हमारे पास रेक्टिफायर लगा के अब उसको DC कर दिया गया। AC भी DC इन्वर्टर आपको पता है आ गए हैं। अब आगे हमारे पास जो थर्ड वाला है, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी इज़। अब आपने ये काफ़ी दफ़ा वैसे पढ़ा हो इसका आंसर, जो इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या कभी आपने इसको समझने की कोशिश की है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड? इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड के अंदर जो भी बॉडी आसमान से या जहाँ से भी गिर रही है नीचे, वो 1 सेकंड में 9.8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मतलब आप 10 मीटर कर लें, मतलब वो 1 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है, फ्री फॉलिंग बॉडी से मुराद तो वो बॉडी कोई भी हो सकती है, उसका वेट 10 kg हो सकता है, उसका वेट 10,000 kg हो सकता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमने देखा कि अगर एक भारी चीज़ और एक थोड़ी लाइटली चीज़ को दोनों को गिराया जाए तो भारी वाली पहले गिर जाती है, लाइट वाली बाद में गिरती है। लेकिन ये तो कह रहा है कि भी 9 मीटर पर सेकंड हर एक बॉडी ट्रैवल करती है। तो बात जहन में रखिएगा, जो भी आप लोग अपनी फिज़िक्स में
वर्ड पढ़ते हैं, जितना भी आप कुछ पढ़ते हो, वो सारा का सारा हमारे पास आइडियल सिचुएशन के अंदर होता है। अब आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन से मुराद है कि अब फ्री फॉलिंग बॉडी, ऐसी बॉडी यहाँ पर गिर रही है जिसमें हवा है नहीं, वो वैक्यूम के अंदर गिर रही है। हवा तो जाहिर है उसने तो फ्रिक्शन देनी ही देनी है, तो जो भारी चीज़ है या जिसका साइज़ बड़ा है उसको वो ज़्यादा फ्रिक्शन देगी और वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। तो इस तरह ये वैक्यूम के अंदर होता है जिसमें हवा नहीं होती। जब हवा है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आप अगर एक एलिफेंट और एक जो कागज़ का जहाज़ बनाते हो या कागज़ कर लें, उन दोनों को गिराएं आसमान से और वैक्यूम के अंदर हो, हवा ना मौजूद हो इर्द गिर्द, ठीक है, गिराएं तो एलिफेंट और वो जो कागज़ है, पेपर है, वो बराबर गिरेंगे। लेकिन अगर हम जैसे जी रहे हैं, हवा है, लेकिन अब इस गिराएं तो कौन सा पहले गिरेगा? एलिफेंट। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी जो फिज़िक्स जिस रूल की बात करता है वो आइडियल सिचुएशन है, वो वैक्यूम है, उसमें हवा नहीं है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हर बॉडी 9.8 मीटर लेती है 1 सेकंड के अंदर। खैर इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। आगे जी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर देन। अब चीज़ों को समझिएगा, रटा वगैरह या आंसर वगैरह तो हो जाता है। अब उसके साथ क्या होता है, वो कहता है कि वेवलेंथ जो है ना उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। अब वेवलेंथ पता ना आपको, ये एक वेव है, तो जो क्रस्ट है या ट्रफ है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह आप कर लें, इस तरह कर लें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होता है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वेवलेंथ छोटी हो जाती है। आपने कभी पढ़ा अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाए तो उससे फिर क्या होता है? उससे उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वो पैट्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से आता है। आगे जी, डायमेंशन ऑफ मैस। मैस की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है और यहाँ पर एक पिक्चर है, अर्थ है और मार्स है। इसमें आपका पता है मैस इतना है और मैस इतना, यानी कि 50 kg 50 kg। मैस आपका चेंज नहीं होता, वेट आपका चेंज होता है। ये 110 IBS, IBS भी एक यूनिट है जिससे आप मेजर करते हो किसी भी वेट को। तो वेट जो है ना वो 110 है और यहाँ पर वेट 42 रह गया। अब ये क्या बात हुई, जो अब हम तो अब मिसाल के तौर पर मेरा जो वेट है वो कितना जी, वो 70 kg है। ठीक है, और जब मैं वो किसी और प्लैनेट पे चला जाता हूँ तो वहाँ पर जब मापते मेजर करते हैं तो मेरा वेट बन जाता है 20 kg। ऐसा क्यों होता है? ये वही बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, वेट इसलिए चेंज होता है कि अब हमारा जो वेट है जो भी है वो ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक है, हम सेंटर पे खड़े हैं तो ज़ीरो हैं, हम सरकमफ्रेंस पे खड़े हैं, अगर बिल्कुल साइड पे खड़े हैं सर्कल के या जो ज़मीन के बिल्कुल एक साइड पे हैं तो फिर हमारा जैसे यहाँ पर ये खड़ा हुआ है तो फिर हमारा जो है वो मैक्सिमम ग्रेविटेशन है। तो इसी तरह आपका ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मेजर करता है आपका वेट वगैरह, ये सारा कुछ। आगे जी वही आ गया फिर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ बॉडी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, 2 रिपीट होते हैं। एक तो इसका आंसर है 0। वो कोई भी बॉडी जो यहाँ पर सेंटर पे खड़ी हुई है वो 0 होगी। उसकी वजह क्या है? उसको चारों तरफ से क्या होगा, यहाँ से अपनी तरफ से जो है ना अट्रैक्ट किया जाएगा। अब जाहिर है एक चीज़ दरमियान में और उसको चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है। फोर डायरेक्शन ही है ना मेन हमारे पास, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर तो फिर वो सेंटर के अंदर रहेगी तो फिर वो सारे एक दूसरे के जो अट्रैक्शन है उसको क्या कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बीच वाली चीज़ 0 हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जब वो बिल्कुल सरकमफ्रेंस पर खड़ी होती है, यानी कि बाउंड्री लाइन पर जब खड़ी होती है तो फिर क्या होता है, उसका वेट बॉडी का वो 0 नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है। तो इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि जब सेंटर में होगा तो 0 आंसर आएगा और जब सेंटर से वो सरकमफ्रेंस की तरफ जाएगा, जितना जाता जाएगा वेट उसका इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको ये वाले 2 लाजमी रखें। आगे जी, हुक्स लॉ एप्लीकेबल विद इन, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट। आपको पता लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप एक हद के अंदर बंद कर देते हो। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, F इज़ इक्वल टू, आप ऐसे ना करें, F इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास -k x है, आप इसको कर ले F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो मतलब अगर फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। जाहिर है जब एक स्प्रिंग है तो आप फोर्स और लगाओगे तो उसका डिस्टेंस क्या है, वो और ज़्यादा हम उसको खींच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फोर्स थोड़ी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगाई और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगाई। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि वो एक लिमिट तक स्प्रिंग फैलेगा और उसके बाद जब लिमिट से एक्सीड करेगा तो फिर वो अपनी असल जो रियल पोजीशन है उस पर कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर एक्सटेंड हो जाता है और वो आप यूँ कह लें कि वो उसकी पावर से ज़्यादा चला जाता है तो फिर वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हुक लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर लिमिट रखी जाती है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा खींच दिया तो हुक लॉ जो है वो आप उसको क्या कर देते हो, डेविएट कर देते हो और फिर ये आपका हुक लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता।
ऐसा यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास उसका यूनिट जो है वो हेनरी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक प्राइमरी करंट है और ये एक कोयल है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। अब इस कोयल में से जब एक करंट पास हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पैदा हो रही है। यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे स्लिंकी सर्कल्स से नज़र आ रहे होंगे। अब इसको मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर दूं तो जो आपने कभी जो वायर होती है ना, दो वायर्स में से करंट गुजरा है, कोई बड़ी वाली अच्छी वाली वायर है अगर तांबे वगैरह की, उन दोनों वायर को आपने इतना सा करीब लाना है, मतलब बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, तो आपको नज़र आएगा कि उसमें से करंट बहने लगेगा और वायर से ऐसे एक वायर नज़र आने लग जाएगी कि हमें पता लग गया है, और आवाज़ भी आने लग जाएगी बीच में से, जैसे प्लग वगैरह अगर बाइक का आपने कभी देखा या कभी ऐसा होता है। अब वो वायर तो साथ में मिली नहीं है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से कैसे पास कर गए, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होता है कि जब करंट पास हो रहा होता है तो करंट जहाँ से पास हो रहा था वो अपने इर्द गिर्द भी थोड़ी सी अट्रैक्शन बना लेता है कि उसके इर्द गिर्द, जैसे एक पानी ऐसे गोल दायरे से घूमना शुरू हो जाता है तो इर्द गिर्द की चीज़ों को खींच के अपने अंदर ले लेता है, बिल्कुल सेम। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बड़ी वायर पकड़े और आगे से वो नेक्ड हो तो आप उसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा से पीछे से पकड़ें, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, क्योंकि ऊपर तो उसको प्लास्टिक जो है ना वो किया होता है, तो इस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर असर नहीं करती। लेकिन आप बिल्कुल करीब से पकड़ेंगे आपको करंट लगेगा, हालांकि आप वायर पे हाथ नहीं लगाओगे, आप करीब से पकड़ोगे। तो इसलिए ये हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देता नहीं है, ना शायद उनको पता होता है या पता नहीं क्या है। इसलिए बुक्स को अगर आप पढ़ रहे हो और आप वो कैब सीख रहे हो तो बेहतर है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कोट की जाए। ऐसा यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो फैरड है, और ये फैराडे लॉ के मुताबिक है। यहाँ पर इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है। क्यू से मुराद चार्जेस हैं, वो जो कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव जो फ्लो करते हैं। ये वोल्टेज है, ये जो चार्जेस बह रहे हैं फ्लो कर रहे हैं ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसका हो गया। और ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, ठीक। कैपेसिटर वगैरह से ये यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ द एसआई बेसिक जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसकी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो 7 है। यहाँ पर टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है, और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, एम से डिनोट करते हैं। मैस किलोग्राम के अंदर होता है केजी से। करंट को हम एम्पेयर से और ए से। टेम्परेचर केल्विन होता है और हम के से। और अमाउंट जो है हमारे पास मोल से, और वो हम MOL से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो कैंडेला से और CD से। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 दफ़ा आया हुआ है। आगे हमारे पास जी नेक्स्ट वन आ जाता है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल लिफ। ये आपको अगर फॉर्मूला आता है ना, तो अगर आपने फार्मूला में देखें कि हम अगर उसको 4x कर देते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, वो फिर डबल हो जाती है, मतलब डबल आप या डिवाइस कह लें। तो ये आपको फार्मूले से पता चलेगा, इसका कोई इतना हमारे पास है नहीं। इन केस ऑफ द कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको नज़र आ रहा है, और ये आप मिरर समझ लें तो इन फ्रंट ऑफ मिरर इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर ये इस पे भी इसकी वेलोसिटी 0 है, इस पे भी इसकी वेलोसिटी या स्पीड 0 है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है। तो आपसे वो पूछ सकता है कि कहाँ पर वो मैक्सिमम होता है, कहाँ पर वो मिनिमम या 0 होता है। तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होता है, 0 होता है। इसकी स्पीड जो भी बॉल है, जो भी बॉब है, और उसका जो मैस वगैरह वो जो यहाँ पर आके सेंटर में जहाँ से उसको शुरू किया गया तो वहाँ पर वो मैक्सिमम होता है। आगे हमारे पास जो आ गया द SI यूनिट ऑफ द हीट, वो हमारे पास जॉल है। और आगे ये कुछ आपने टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद यही होता है कि जहाँ से एक करंट पास कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या बन जाएगा, उसका इस तरह मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको हमारे पास टेस्ला उसका यूनिट आ जाता है। आगे हमारे पास द एनर्जी दैट पोजेस ड्यू बॉडीज मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी से मुराद ये है कि कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है, जो हरकत कर रही है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को नाम देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये मीटरॉइड्स हैं और ये हमारे पास आसमान से ज़मीन की तरफ गिरते हैं, तो ये ज़ाहिर है मोशन के अंदर होते हैं। वो करना मोशन है, फॉल करना मोशन है, और फ्लाई करना और थ्रो करना, दोनों सारी चीज़ें जो हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं ये इमोशन को डिनोट करती हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड, हमारे पास वेलोसिटी है, ये सारों को पता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन है हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कोई यूनिट से डिनोट नहीं किया जाता। एनर्जी जितनी मिलती है और जितनी आप उसको देते हो और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी।
आप बाइक की मिसाल ले लें, हमारे पास हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो 50, 60 या 30-35 किलोमीटर कर जाती है, वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, बस इतना सा काम है। आउटपुट हमारे क्या मिल रही है किलोमीटर, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हम उसको पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे जी एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ना कि जो चीज़ चेंज होती रहे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस 5 मीटर इन 1 सेकंड के अंदर करता है, अभी वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज हुई है, तो उसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो इस हवाले से ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। ये हमारे पास जो है कुछ AFNS के कुछ आसान से MCQs थे वो जहाँ पर मैंने कोट किए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोट करूँ और कुछ चीज़ें ऐसी बच्चों की तरह समझाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा और तरह पढ़ाया जाता है रटा, क्योंकि आसान चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये समझ लेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती हैं। आपने प्रिपरेशन करनी है, नंबर आपको शो हो गया था, कोई बीच में मैंने मिस्टेक वगैरह कर दी होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर लिख सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।